स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चहेते YouTube चैनल अक्ष लक्ष्य पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी की सीरीज का आगाज हो चुका है। अभी तक हमने 3 वीडियो रिकॉर्डेड आप तक पहुंचा दिए हैं। उसी क्रम में आज हम एसएससी जीडी से संबंधित एक महत्वपूर्ण फाउंडेशन क्लास लेकर आए हैं जिसका नाम है वाक्य शुद्धि। आपको ये बता दें कि जो वाक्य शुद्धि चैप्टर है हमारा एसएससी जीडी में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज की फाउंडेशन क्लास पर। आज के चैप्टर का जो नाम है वाक्य शुद्धि। चलिए देखते हैं कि आज के चैप्टर का जो स्वरूप है वो वाक्य शुद्धि है। देखा जाए, शुरुआत हम करते हैं वाक्य शुद्धि। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि वाक्य शुद्धि के अंतर्गत हमारा क्या काम होता है ये चीज जानना है, तो भैया वाक्य शुद्धि के अंतर्गत अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना होता है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना होता है। देखिएगा भैया, इसके अंतर्गत जो अशुद्ध वाक्य होते हैं उन्हीं को शुद्ध करना होता है। जैसे मान लीजिए एक बात, यदि किसी व्यक्ति को सुधारना हो तो हमारा क्या काम होता है, तो हम सबसे पहले उसकी कमियों को ढूंढते हैं। यदि उसकी कमियां हमारे पकड़ में आ जाती हैं तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर सुधार होने लगता है। उसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि यदि वाक्य को शुद्ध करना हो तो सबसे पहले हम उस वाक्य के अंदर क्या त्रुटियां हैं, क्या अशुद्धियां हैं, तो सबसे पहले उनको जानने का प्रयास हम करेंगे। तो भैया वाक्य शुद्धि के अंतर्गत जो त्रुटियां पकड़ी जाती हैं वो 2 रूपों में पकड़ी जाती हैं। तो देखा जाए, सबसे पहला है वाक्य शुद्धि के अंतर्गत पहला पॉइंट है जो वो भैया है पद क्रम संबंधी अशुद्धि। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पद क्रम संबंधी अशुद्धि। पद क्रम संबंधी अशुद्धि। देखा जाए कि पद क्रम संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। दोस्तों, इसके अंतर्गत पदों के क्रम में परिवर्तन या उलटफेर किया जाता है। इस उलटफेर या परिवर्तन को व्यवस्थित या उचित स्थान
देकर पदक्रम संबंधी अशुद्धि को पदक्रम संबंधी अशुद्धि को दूर किया जाता है, दूर किया जाता है। जैसे कि देखा जाए, स्क्रीनशॉट आप लेना हो तो ले सकते हैं। इस क्रम में देखा जाए आगे एग्जाम्पल्स इसके अंतर्गत किस प्रकार के आते हैं, चलिए देखते हैं कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे महात्मा गांधी का देश, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। देखा जाए इसके अंतर्गत जो वाक्य जो त्रुटि है उसके अंतर्गत देखा जाए तो भैया देखो, महात्मा गांधी का देश, ये केवल महात्मा गांधी का ही देश नहीं है, ये देश पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का है। तो स्पेशली किसी के देश की बात यहाँ पर नहीं की जा सकती है। अगर इस तरह से लिखा गया है तो इसमें पदों के क्रम में उलटफेर किया गया है। इसको हम देखते हैं कि उलटफेर किया गया है, इस कारण से ये वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसको हमको शुद्ध करना है तो पदों के क्रम को एक व्यवस्थित रूप दे दिया जाए। जैसे कह सकते हैं कि देश सदा महात्मा गांधी का, देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। यानी देश सबका आभारी रहेगा, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे कोई फ्रीडम फाइटर हो, देश सबका आभारी रहेगा। ये आपका पहला वाक्य था। दूसरा वाक्य देखा जाए, दूसरा वाक्य जैसे कहते हैं खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। देखो भैया, इसमें भी पद क्रम संबंधी अशुद्धि पाई गई है। यानी क्रिया खरगोश के साथ लिखी है, लिखना चाहिए था किसके साथ, गाजर। यानी काटना किसको है, गाजर को, खरगोश को नहीं काटना है। इस प्रकार देखा जाए ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। चलिए इसको शुद्ध करते हैं। तो भैया इसमें खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। ये वाक्य हो जाएगा शुद्ध। क्या हो जाएगा, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला वाक्य देखा जाए, इसके अंतर्गत देखा जाए, इसके अंतर्गत भैया होगा यहाँ जैसे कह सकते हैं कि कई रेलवे के कर्मचारी मारे गए। कई रेलवे के कर्मचारी मारे गए। ये वाक्य हो जाएगा आपका भैया, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। कई रेलवे के कर्मचारी मारे गए। इसमें भी पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, यानी कई कर्मचारी होंगे, रेलवे नहीं होंगे, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कि रेलवे के कई कर्मचारी, रेलवे के
कई कर्मचारी मारे गए, ये आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। रेलवे के कई कर्मचारी मारे गए, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे की चर्चा करते हुए अगले एग्जाम्पल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का जो अगला एग्जाम्पल्स होगा वो अगला एग्जाम्पल है, यानी यहाँ ताजा गन्ने का रस मिलता है। यहाँ ताजा गन्ने का रस मिलता है, ये वाक्य भैया आपका अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इस वाक्य को कैसे शुद्ध करेंगे देखा जाए, यानी ये वाक्य कब शुद्ध होगा? यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है। यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है, ये आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ये वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं भैया। इसमें वाक्य शुद्धि में पद क्रम से संबंधित कुछ नियम भी बताए गए हैं, उस नियम की चर्चा हम करते हैं। तो उसके अंतर्गत जो पहला नियम बताया गया है वो बताया गया है कि यदि वाक्य में कर्ता हो, तो वह कर्म से पहले तथा क्रिया कर्म के बाद लिखी जाती है। तथा क्रिया कर्म के बाद लिखी जाती है। क्रिया कर्म के बाद लिखी जाती है। देखा जाए, पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्या होगी? क्रिया होगी। यानी पहले कर्ता, फिर क्या होगा? कर्म होगा, और फिर क्या होगी? क्रिया होगी। अगर इस तरह से प्रक्रिया दी गई है, तो इस प्रकार से वाक्य शुद्ध माना जाएगा। जैसे यदि कह दिया जाए कि मोहन को राम ने पीटा। मोहन को राम ने पीटा, तो भैया ये वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा। ये वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध। क्यों अशुद्ध हो जाएगा? इसमें कर्ता और इसमें कर्म है, यानी इसमें जो कर्ता है वो बाद में लिखा गया है, और कर्म जो है वो पहले लिखा गया है, और क्रिया जो है वो बाद में लिखी गई है। अतः वाक्य में सबसे पहले होना चाहिए था क्या? कर्ता। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, यानी राम ने मोहन को पीटा। राम ने मोहन को पीटा, ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। ये वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में जो अगली बात है, जो हमारा अगला नियम है, पहले एक एग्जाम्पल्स इसका और देख लेते हैं, फिर उसकी चर्चा करते हैं। अगला नियम देखा जाए, ठीक, एक इसका एग्जाम्पल्स एक और देख लेते हैं। इसमें से जैसे लिखा है पुस्तक को पिताजी पढ़ते हैं। पुस्तक को पिताजी पढ़ते हैं, ये वाक्य भैया अशुद्ध हो जाएगा। ये वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा।
क्यों अशुद्ध हो जाएगा? क्योंकि भैया कर्ता कौन है? पिताजी हैं। कर्ता कौन है? पिताजी हैं। और ये आपका क्या है? कर्म है। ये आपका क्या है? कर्म है। और ये आपकी क्या है? क्रिया है। ये आपकी क्या है? क्रिया है। तो देखा जाए, इससे पहले हमने आपको नियम बताया था कि पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्या होगी? क्रिया होगी। तो इसका वाक्य शुद्ध करने के लिए हमको लिखना होगा पिताजी पिताजी पुस्तक पढ़ते हैं। पिताजी पुस्तक पढ़ते हैं। ये वाक्य आपका शुद्ध माना जाएगा। ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। क्यों भैया? कैसे शुद्ध हो जाएगा? देखिएगा, हमने को इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब सजीव कर्म होता है तो को का प्रयोग किया जाता है, परंतु निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। चलिए अगले नियम की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का अगला बिंदु है, अगला बिंदु है कि यदि वाक्य में कर्ता विस्तारक हो, यदि वाक्य में कर्ता विस्तारक हो, तो भैया कर्ता विस्तारक हो तो कर्ता से पहले, कर्ता विस्तारक हो तो कर्ता से पहले तथा कर्म विस्तारक हो तो कर्म से पहले और क्रिया विस्तारक क्रिया से पहले लिखा जाता है। और क्रिया विस्तारक क्रिया से पहले लिखा जाता है। यानी आपका क्या होगा कि वाक्य में यदि कर्ता विस्तारक है तो कर्ता से पहले, कर्म विस्तारक है तो कर्म से पहले, और क्रिया विस्तारक है तो क्रिया से पहले। भैया ये चीज जाना जाए कि कर्ता विस्तारक क्या होता है। कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? कर्ता विस्तारक। कर्म के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो कर्म विस्तारक कहलाता है, और क्रिया के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्रिया विस्तारक कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे इसके एग्जाम्पल्स को देखा जाए कि इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा। इसके एग्जाम्पल्स को भैया देखते हैं। जैसे लिखा है, सबसे पहले तो एक बात ये जान लीजिएगा कि जैसे कभी कभी वाक्य में उद्देश्य देते हैं, कभी कभी वाक्य में उद्देश्य होता है और कभी कभी वाक्य में विधेय होता है। तो उद्देश्य की क्या बात है और विधेय की क्या बात है, ये हमको दोनों को देखना है। देखिएगा, चलिए बात हम करते हैं उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। पहले हम जान लेते हैं कि उद्देश्य क्या है। देखो भैया, हम जानते हैं उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में जो बात की जाती है, भैया उसे ही उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए वो क्या होती है? उसे ही उद्देश्य कहते हैं। जैसे सचिन क्रिकेट खेलने मुंबई जाएंगे। सचिन क्रिकेट खेलने मुंबई जाएंगे। अब देखिए भैया, बात किसके बारे में की जा रही है? सचिन के बारे में। तो सचिन क्या हो जाएंगे? उद्देश्य।
और जो विधेय होता है, विधेय जो होता है, विधेय भैया उसे कहते हैं कि उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है, जो बात की जाती है, उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है उसे कहते हैं भैया विधेय। उसे क्या कहते हैं? विधेय। तो उद्देश्य सचिन हो जाएगा और ये उसका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ये उसका क्या हो जाएगा? विधेय। एक तरीके से ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे इसमें कर्ता की अगर हम बात करें तो कर्ता सचिन भी हो सकते हैं। अब इनके बारे में यदि लिख दिया जाए कि मास्टर ब्लास्टर सचिन, जैसे आगे यदि लिख दिया जाए मास्टर ब्लास्टर, यदि लिख दिया जाए मास्टर ब्लास्टर तो सचिन, यानी अब कह सकते हैं तो सचिन के बारे में जो बात की गई थी यानी उसे ही उद्देश्य विस्तार कहते हैं और या उसे ही क्या कहते हैं? कर्ता विस्तारक भी कह सकते हैं। एक बात हमने यहाँ पर बता दी कि इस तरह से उद्देश्य विस्तार और इस तरह से कर्ता विस्तारक लिखा जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल्स, पिछले पॉइंट के एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। यानी इसमें हमने आपको बताया था कि पिताजी, हमने कहा था कि यदि वाक्य में कर्ता विस्तारक हो तो कर्ता से पहले, कर्म विस्तारक हो तो कर्म से पहले और क्रिया विस्तारक हो तो क्रिया से पहले लिखा जाता है। चलिए उसी क्रम में एग्जाम्पल्स की चर्चा हम करते हैं। जैसे लिखा है, जैसे लिखा है रमेश मेरा प्रिय मित्र, रमेश मेरा प्रिय मित्र, पत्रिका हिंदी पढ़ता ज्यादा है, पढ़ता ज्यादा है, पढ़ता ज्यादा है। देखो भैया ये वाक्य आपका है अशुद्ध। ये आपका वाक्य क्या है? अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? इसमें देखा जाए रमेश मेरा प्रिय मित्र, इसमें हमको ये पता करना कर्ता कहाँ है। यानी हमने कहा था जिसके बारे में बात की, तो इसमें हमने कहा था कि रमेश इसका क्या होगा? कर्ता होगा। और कर्ता के बारे में क्या कहा जाता है कि वो मेरा प्रिय मित्र है, यानी वो हो जाएगा क्या? कर्ता विस्तारक हो जाएगा। इसमें भैया जो कर्म होगा वो होगा पत्रिका, वो क्या होगा? पत्रिका। यानी और हिंदी वो होगा कर्म विस्तार, वो क्या होगा? कर्म विस्तार होगा। यानी और क्रिया जो होगी वो आपकी हो जाएगी क्या? पढ़ना। यह आपकी क्या है? क्रिया है। और ये जो ज्यादा लिखा है ये आपका क्रिया विस्तार लिखा है। ये आपका क्या लिखा है? क्रिया विस्तार, यानी ये क्रिया विस्तारक कहलाएगा। देखा जाए तो हमने आपको बता दिया था पहले क्या लिखा जाता है, पहले कर्ता विस्तारक, पहले क्या लिखा जाए? कर्ता विस्तारक लिखा जाए, फिर फिर कर्ता, फिर कर्म विस्तार और फिर क्या लिखा जाएगा? क्रिया विस्तार, फिर क्रिया। यानी अगर हमको लिखना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? कर्ता विस्तारक। सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता विस्तारक, फिर क्या लिखना है? कर्ता लिखना है और फिर क्या लिखना है? कर्म विस्तारक लिखना है, कर्म विस्तारक लिखना है, कर्म विस्तारक। और फिर आपको लिखना है कर्म लिखना है, फिर क्या लिखना है? कर्म। और उसके बाद आपका क्रिया विस्तारक लिखना है, क्रिया विस्तारक लिखना है और फिर आपको लिखना है क्रिया लिखना है, क्रिया विस्तारक और फिर क्या लिखना है? क्रिया। यानी आपको कुछ इस तरह से वाक्य को सही लिखना है, इस तरह से कुछ वाक्य को सही आपको लिखना है। तो देखा जाए सबसे पहले कर्ता विस्तारक ढूंढा जाए, यानी कर्ता विस्तारक हो जाएगा मेरा प्रिय मित्र। क्या हो जाएगा? मेरा प्रिय मित्र। ये आपका हो जाएगा कर्ता विस्तार। फिर लिखा जाएगा
कर्ता यानी रमेश। मेरा प्रिय मित्र क्या, रमेश। अब हमको कर्म विस्तारक ढूंढना है यानी हिंदी। क्या होगा, हिंदी होगा। और उसके बाद देखा जाए तो हो जाएगा क्या, पत्रिका, हिंदी पत्रिका। फिर उसके बाद क्रिया विस्तारक ज्यादा, ज्यादा हो जाएगा और फिर क्रिया लिख दी जाएगी क्या, ज्यादा पढ़ता है। ठीक, तो अतः देखा जाए ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि कर्ता विस्तारक पहले, फिर कर्म विस्तारक, फिर क्रिया विस्तारक। इस तरह से ये आपका पॉइंट यहां से बनता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अगले एक एग्जांपल्स की और बात कर लेते हैं कि अगला एग्जांपल्स क्या होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले एग्जांपल्स की यदि हम बात करें तो अगला एग्जांपल्स क्या है, जैसे हम कह सकते हैं कि लड़की, लड़की मेरे पड़ोस की, लड़की मेरे पड़ोस की, लड़की मेरे पड़ोस की सब्जी आलू मटर की, सब्जी आलू मटर की अच्छा बहुत बनाती है, अच्छा बहुत बनाती है, अच्छा बहुत बनाती है। देखा जाए ये वाक्य आपका हो जाएगा अशुद्ध, हो जाएगा क्या, अशुद्ध। इसमें बात किसकी की जा रही है, लड़की की। तो लड़की है कर्ता और मेरे पड़ोस की है कर्ता विस्तारक है, यानी ये आपका क्या है, कर्म। यानी लड़की क्या होगी, कर्ता होगी और ये पड़ोस की है, ये कर्ता विस्तारक होगी। ये क्या हो जाएगा, कर्ता विस्तारक है। और ये क्या है, कर्म है, ये कर्म है। और इसको देखा जाए आलू मटर की है, यानी आलू मटर की, ये आपका है कर्म विस्तारक, ये आपका है कर्म विस्तारक। और हमने कहा है बनाती है, इधर हमने लिखा था बनाती है, इधर लिखा है अच्छा बहुत, ये कह सकते हैं ये सब है क्रिया विस्तारक। ये क्या है, क्रिया विस्तारक। और इधर हमने लिख दिया था, इधर है ये आपका क्रिया है, ये आपका क्या है, क्रिया है। तो इसे हमको शुद्ध करना है। किस प्रकार से शुद्ध किया जाएगा देखते हैं। तो इसका वाक्य शुद्ध होगा क्या, कि लड़की, एक मिनट, ये होगा आपका, इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मेरे पड़ोस की, मेरे पड़ोस की लड़की आलू मटर की, आलू मटर की सब्जी, सब्जी बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है। ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा, ये वाक्य आपका शुद्ध। इस प्रकार से यदि वाक्य में कर्ता विस्तारक है तो कर्ता से पहले, और कर्म विस्तारक है तो कर्म से पहले, और क्रिया का विस्तारक क्रिया से पहले लिखा जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगले पॉइंट की चर्चा, अगले बिंदु की चर्चा हम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा अगले बिंदु की चर्चा हम करते हैं। अगला बिंदु है आपके सामने भैया, कि अगला बिंदु यह है कि यदि वाक्य में, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में सजीव कर्म हो, यदि वाक्य में सजीव कर्म हो, सजीव कर्म हो, तो कर्म के साथ, तो कर्म के साथ को का, तो कर्म के साथ को का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, परंतु निर्जीव कर्म के साथ, परंतु परंतु
निर्जीव कर्म के साथ, परंतु निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं किया जाता है। को का प्रयोग नहीं किया जाता है। को का प्रयोग नहीं किया जाता है। को का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी सजीव कर्म है तो को का प्रयोग किया जाएगा, परंतु निर्जीव कर्म होने पर को का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे रवि ने सर्प मारा। रवि ने सर्प मारा, ये वाक्य होगा भैया अशुद्ध। ये वाक्य होगा क्या? अशुद्ध, क्योंकि यहाँ जो कर्म है वो सजीव है और सजीव कर्म के साथ को लगेगा, इसलिए इसका शुद्ध रूप होगा कि रवि ने सर्प को मारा। रवि ने सर्प को मारा, ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखा जाए। अगला एग्जाम्पल्स है कि पिताजी ने अखबार को पढ़ा। पिताजी ने अखबार को पढ़ा, तो पिताजी ने अखबार को पढ़ा, ये वाक्य भैया हो जाएगा क्या? अशुद्ध हो जाएगा। क्यों अशुद्ध हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो कर्म दिया गया है वो निर्जीव है और कर्ता की बात की जा रही है, तो कर्म की बात थी, तो निर्जीव कर्म होने पर कर्म के साथ को नहीं लगता, इसलिए इसका शुद्ध रूप हो जाएगा पिताजी ने अखबार पढ़ा। पिताजी ने अखबार पढ़ा, ये आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। यह आपका वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो यह आपका अगला बिंदु हुआ कि यदि वाक्य में, यदि हमने कहा है कि सजीव कर्म हो या निर्जीव कर्म हो, तो सजीव कर्म के साथ को का प्रयोग होगा और निर्जीव कर्म के साथ नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा, इसमें एक बिंदु सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, उसमें यह कहा जाता है कि यदि वाक्य में बजाना तथा बढ़ाना क्रिया का प्रयोग हो, क्रिया का बोध हो तो सजीव या निर्जीव कर्म होने पर भी, सजीव या निर्जीव कर्म होने पर भी सदैव कर्म के साथ को का प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ सदैव, कर्म के साथ होने पर भी सदैव कर्म के साथ को का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखा जाए, जैसे रवि ने दुकान बढ़ाया, ये इस तरह से अगर होगा तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। ये वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भैया बढ़ाना क्रिया दी गई है, तो इसका शुद्ध रूप होगा कि रवि ने दुकान को बढ़ाया। रवि ने दुकान को बढ़ाया, ये वाक्य आपका हो जाएगा शुद्ध। क्या हो जाएगा? शुद्ध। आगे देखा जाए, जैसे कह सकते हैं कि श्याम ने
ढोल बजाया, श्याम ने ढोल बजाया। ये वाक्य भैया आपका अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाइएगा। ठीक, आगे देखा जाए इसका शुद्ध रूप होगा श्याम ने ढोल को बजाया, श्याम ने ढोल को बजाया। ये वाक्य भैया आपका शुद्ध हो जाएगा, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए, हमने कहा यदि वाक्य में बजाना तथा बढ़ाना क्रिया हो तो सजीव या निर्जीव कर्म होने पर भी सदैव कर्म के साथ को का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से बातें हमने आपको बताई। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा है, अगले बिंदु की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, आना ना भूलिएगा। अगली क्लास जो आपकी महत्वपूर्ण, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो उस क्लास में आना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।